तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे एनीवे गिव मी अ सजेशन, सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट, दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे हैव सजेस्टेड मी। सो आई एम गोना टेक माय लाइफ नाउ। ऑल्सो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे बाप माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले, बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मुझसे। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाए गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। इससे मैं मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से देख रहे हैं सर, और आपकी डिमांड क्या है? मैम मेरी बस डिमांड ये है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे और कोई सिस्टम से ये अपेक्षा है कि मेन के लिए भी कोई कानून आए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है, उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे। एक मेन की लाइफ भी एक उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी एक फीमेल की लाइफ है।
मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए आगे आने वाले सिस्टम में कि लोग मेन को ऐसा डर लगने लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसको ये डर ना मिले कि क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एटीएम मशीन बन के रह जाऊँगा, जैसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा ही देना है। कैसे देख रहे हैं सर? मैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को मैंने अभी जस्ट जैसे बताया कि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। मैंने एक फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे एक महिला अगर सुसाइड करती है और विदाउट वीडियो विदाउट सुसाइड नोट उसके एक्स बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारे सिस्टम में फ्लॉज नहीं है तो क्या है, जेंडर बायसनेस नहीं है तो क्या है। एक मैन जो है वो सुसाइडल वीडियो, इतने मिनट का वीडियो बनाता है, इतने बड़ा सुसाइडल नोट बनाता है, अभी तक एक्शंस जो हैं वो नहीं हुए हैं पुलिस के द्वारा। अब आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है वो हम लीगल एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे हादसा होना ही नहीं चाहिए कहीं देश में। अगर आम जनता को ये उम्मीद बचा नहीं है कि कहीं भी जाओ हर दरवाजा को थपथपाओ और उसमें उनकी नाइंसाफी हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक बात है एक समाज के लिए। इट्स वेरी रिग्रेटेबल। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और सख्त कार्रवाई इस पे करना, कोर्ट में का भी करना है और पुलिस का भी करना चाहिए। जुडिशरी पे भी सवाल उठाया। ऑफ कोर्स जुडिशरी पे सवाल उठा है तो सवाल का जवाब देनी चाहिए। सो मोटो कॉग्निसेंस कोर्ट। अब पूरी फैमिली पे केस दर्ज किया गया, तो ये उसने वीडियो वो में कानून में प्रोविजंस है। है उसको अमेंडमेंट भी कर चुके हैं, तो वो क्यों नहीं लागू हुए, ये तो सवाल यही है कि पूछो। I think it's a very, very serious matter, and being a criminal lawyer for now over 3 decades, I have seen how 498A has been misused by our own people, legal fraternity, the police machinery, the disgruntled ladies, those who have filed all these cases. I have seen it from my own eyes in the last three decades. But this incident has actually triggered the controversy and has brought the issue before everybody in the country. I think this issue now should be taken very, very seriously, because 498A misuse should be curbed, because it has an impact on the social fabric of our society. There are false allegations which are not only filed against the husband, the word used is relative. So even against the father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-laws, the jijas of the family, they are also implicated in these kind of cases, and most of them are false. I am not saying genuine cases are not there. There are genuine cases which should be looked into, but majority of them which we see are filed for the purposes of persuading the husband to settle the matter, give some money. Every day in Delhi High Court, in majority of the single judges, at 2 o'clock, 2:30, we have cases which are settled among husband and wife every day. So there are hundreds of them. How, why they are being settled? Because the money is being paid. So this has become a tool for extorting money. And unfortunately, I have not seen even a single case where misuse has happened and police has taken action against the lady. Not even one. We have a provision in IPC that you file a false complaint, you tell a cop to investigate, arrest someone, then action is taken against them. Not even a single case we see where action is taken. No preliminary inquiries are being conducted. Police officials become part of this entire system. They facilitate settlement, take the complaints, matter is settled, money is paid, and then cases are closed. So I think we need to take very, very serious steps. One suggestion I have is that make 498 available. Number one. Number two, make it gender neutral. That if wife has harassed the husband, husband should also have a right to file a complaint. And number three is, mediation. Mediation should happen in all the cases. That means before you register a case, you make both the parties sit down. It should become mandatory. That don't register the case just like that. And many cases in Delhi, of course, they are not registered. Outside Delhi, go to UP, within a jiffy, within a short period of time, case is registered, husband is arrested. So this should be done. And accountability. File a false case. If it is false, then take action against them. How do you see this present case particularly, where he, before dying, he raised some question on the conduct of the judicial officer also? Yes, I think it's a very, very serious matter, where sometimes the courts become party to facilitate settlement. I'm not saying the court was interested in its own welfare. Sometimes the courts also say, why don't you sit down? अगर कोई
alimony hai ya compensation, and give the compensation and try to resolve. That effort is made by all the courts genuinely as far as Delhi is concerned. But in this case, of course, there are some allegations which are made against the judicial officer. I think judicial officer should also be sensitized. So one silver lining of this incident, although it's very, very unfortunate, it should not have happened. We don't know, see the mindset of the man who went to the extent of committing suicide. He must have been harassed to an extent because he is in Bangalore, called to UP, and he comes every month, and 11 cases are filed against him. It is a very normal thing. You see, please go to the website of Supreme Court and see how many transfer petitions are filed every day. These transfer petitions are pertaining to these 498A cases only. And Dowry Prohibition Act cases, DV Act cases, which are filed. Every day we have hundreds of... so this shows how this law is being misused. So I think serious action should be taken.